सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस आप लोगों के लिए मैं रेलवे एनटीपीसी का 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये प्रीवियस ईयर सेट है जो मैं डेली लेकर आती हूँ गाइस। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड कोशिश करिए नोट बनाने का, क्योंकि गाइस नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवीजन करना, और रिवीजन आप तभी कर पाएंगे जब खुद से चीजों को नोट करेंगे। जितनी भी ज्यादा चीजें आपकी क्लियर आउट नहीं है गाइस, उसको नोट करिए एंड रिवीजन करिए। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे आपको सिलेक्शन लेने में ये सारी चीजें उतना ही ज्यादा हेल्प करेगी। तो रिवीजन करिए। तो चलिए आज के सेशन का जो आज का जो रेलवे एनटीपीसी का जो सेट चलेगा गाइस, वो हमारा सेट जो चलेगा वो 68 चलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि जो रेलवे एनटीपीसी का जो सेट चलेगा वो सेट 68 चलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज के सेशन का प्रश्न है गाइस, यानी कि रेलवे एनटीपीसी का जो प्रश्न है आज के सेशन का, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि लोक लेखा समिति के सदस्य कितने अवधि के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। तो लोक लेखा समिति, जिसमें आपको याद रखना है, जो कि होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो है गाइस आपको बताना है कि इसमें जो सदस्य जो है ये कितने अवधि के लिए चुने जाते हैं, आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 5 वर्ष के लिए, या ऑप्शन डी 3 वर्ष के लिए। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1 वर्ष के लिए जो है चुने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो चुने जाते हैं 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अब इसके बारे में जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करेंगे गाइस लोक लेखा समिति की, ठीक है। तो यहाँ से जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जिसमें से आपको याद रखना है कि इसकी जो है स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ guys। तो अब हम बात करेंगे कि लोक लेखा समिति की जो है स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले हम स्थापना से रिलेटेड बात करेंगे। तो याद रखिएगा इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1921 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी लोक लेखा समिति की, तो 1921 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि लोक लेखा समिति जो है ये किस एक्ट के तहत इसका जो है स्थापना हुआ था, तो ये एक्ट पे पूछता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है किस एक्ट के तहत हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक्ट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार अधिनियम जो है guys, याद रखिएगा, जो 1919 का अधिनियम है guys, याद रखिएगा, इसके तहत जो है ये आपको ध्यान रखना है, इसकी जो है लोक लेखा समिति की स्थापना हुई थी, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो एक्ट है, इसके माध्यम से जो है guys, याद रखिएगा, इसकी जो है स्थापना हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि लोक लेखा समिति में जो है ये सदस्यों की संख्या जो है ये कितनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यही पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति में जो है ये सदस्य कितने होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, लोक लेखा समिति में जो सदस्य होते हैं, ये टोटल सदस्य इसमें जो होते हैं ये होते हैं 22, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। टोटल जो है ये कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें से आपको याद रखना है इस 22 सदस्य में आपको याद रखना है अगर इसकी, जिसमें से आपको याद रखना है कि जो है 15 सदस्य जो है ये कहाँ से होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 15 सदस्य जो होते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है लोकसभा से होते हैं। आपको ध्यान रखना है 15 सदस्य जो है ये आपको ध्यान रखना है ये कहाँ से होते हैं गाइस, लोकसभा से होते हैं। आपको ध्यान रखना है। और 7 सदस्य जो है ये कहाँ से होते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 7 सदस्य जो है ये राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं जो राज्यसभा से होते हैं, या कितने सदस्य जो होते हैं लोकसभा से होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि इस समिति में जो है केंद्र सरकार के जगह याद रखिएगा, केंद्र सरकार के जो मंत्री होते हैं, केंद्र सरकार के जो मंत्री होते हैं वो शामिल नहीं होते। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि केंद्र सरकार के मंत्री जो है इस समिति में शामिल होते हैं, तो याद रखिएगा केंद्र सरकार के एक भी मंत्री, ठीक है, केंद्र सरकार के एक भी मंत्री जो है guys, याद रखिएगा इसमें जो है इस समिति में शामिल नहीं रहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केंद्र सरकार के मंत्री जो है guys, याद रखिएगा इसमें जो है शामिल नहीं रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शामिल नहीं रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक भी मंत्री इसमें शामिल नहीं रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी, इसमें जो है इस समिति की जो है अध्यक्ष की नियुक्ति जो है ये किसके द्वारा होती है, तो इस भी पॉइंट को लिख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, अध्यक्ष जो है ये किसके द्वारा नियुक्त होते हैं इससे, ये आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा जो है इसकी नियुक्ति होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस समिति का जो है अध्यक्ष जो है ये कौन नियुक्त करता है, तो याद रखिएगा इस समिति का अध्यक्ष जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष जो है guys, याद रखिएगा इस समिति में जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा
अध्यक्ष जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है नियुक्त होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जितना भी लोक लेखा समिति से है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा जो है याद रखिएगा, अध्यक्ष द्वारा जो है नियुक्त होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें जितना भी पॉइंट लिखे हैं सबको नोट कर लीजिएगा। कुछ चीज आपको पता है तो ठीक है, जो चीज नहीं पता उसे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव जो है ये किस नदी के तट पर है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो रानी की वाव जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन ए सरस्वती नदी के तट पर, ऑप्शन बी भगोड़ा नदी के तट पर, या ऑप्शन सी यमुना नदी के तट पर, या ऑप्शन डी हुगली नदी के तट पर। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा रानी की वाव जो है ये किस नदी के तट पर है, तो याद रखिएगा रानी की वाव जो है ये सरस्वती नदी के तट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ से रानी की वाव से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रानी की वाव का जो है ये निर्माण कब किया गया था गाइस, तो याद रखिएगा इसका जो निर्माण हुआ था वो 11वीं शताब्दी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण कब हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो निर्माण हुआ था वो आपको ध्यान रखना है 11वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे गाइस। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है रानी की वाव कि ये जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपके गुजरात में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये गुजरात में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है गाइस कि जो है 100 रुपए के नोट पर जो है ये किसका छाप है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 100 रुपए का जो नोट है गाइस याद रखिएगा 100 रुपए के नोट पर रानी के वाव का है, ये आपको ध्यान रखना है 100 रुपए के नोट पर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है 100 रुपए के नोट पर। उसके बाद बात करते हैं गाइस कि इसका जो है निर्माण किसने करवाया था, तो इस भी पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि इसका जो है निर्माण जो है 11वीं शताब्दी में था, तो उसके बाद आप याद रखिएगा कि इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया था, मैं ये लिखना भूल गई थी। तो याद रखिएगा इसका निर्माण जो है ये उदयमती ने करवाई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण जो है ये किसने करवाई थी गाइस, तो याद रखिएगा इसका निर्माण जो है उदयमती ने करवाई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और जो है याद रखिएगा उदयमती ने अपने पति के लिए जो है गाइस याद रखिएगा उदयमती ने जो है ये अपने पति की याद में जो है इसको बनवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा उदयमती अपने पति की याद में इसको बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि उदयमती के जो है पति का नाम जो है ये क्या है गाइस, तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं कि इनके जो है पति का नाम क्या था गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पति का नाम जो था गाइस ये लिख लीजिएगा। पति का जो नाम था ये क्या था गाइस, तो याद रखिएगा इनके जो पति का नाम था वो था या भीम प्रथम, ठीक है। याद रखिएगा इनके पति का नाम क्या था गाइस, तो याद रखिएगा इनके पति का नाम जो था ये था भीम प्रथम के याद में जो है याद रखिएगा भीम प्रथम के याद में जो है गाइस इन्होंने बनवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें भीम प्रथम जो है ये किस वंश के थे गाइस, तो याद रखिएगा भीम प्रथम जो है ये सोलंकी वंश के थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा भीम प्रथम जो है ये किस वंश के थे गाइस, तो याद रखिएगा भीम प्रथम जो है ये सोलंकी वंश से थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस कि इसे जो है यूनेस्को में भी शामिल किया गया। तो अगर हम बात करें इसे जो है यूनेस्को में कब शामिल किया गया गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रानी की वाव को जो है गाइस याद रखिएगा यूनेस्को में जैसे शामिल किया गया था 2014 में जो है इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं हुगली नदी जो है हावड़ा जो है ये किस नदी के तट पर है गाइस, तो याद रखिएगा हावड़ा जो है गाइस याद रखिएगा ये आपके हुगली नदी के तट पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यमुना नदी पे, तो यमुना नदी की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका जो है लाल किला हो गया या फिर ताजमहल हो गया, ताजमहल जो है ये आपका किस नदी के तट पर है तो ये आपको ध्यान रखना है। ताज ताजमहल जो है जो देखिएगा ताजमहल जो है ये किस नदी के तट पर है, ताजमहल जो है ये आपको ध्यान रखना है ये यमुना नदी के तट पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो याद रखिएगा ताजमहल को यूनेस्को में जो शामिल किया गया वो 1983 में से यूनेस्को में शामिल किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से बहमनी वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपके ऑप्शन है हरियर एवं बुक्का ने, ऑप्शन बी आपसे बोल रहा है नरसिंह ने, ऑप्शन सी वसुदेव ने, या ऑप्शन डी हसन गंगू ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो आपको याद रखना है कि बहमनी वंश की जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी गाइस, तो याद रखिएगा हसन गंगू ने जो है ये बहमनी वंश की स्थापना की।
हम बात करते हैं गाइस कि बहमनी वंश का जो है सबसे पहले हम बात करेंगे बहमनी वंश का जो है ये शासन काल कब से कब तक चला था गाइस। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर हम बात करें कि बहमनी वंश का जो है ये शासन काल कब से कब तक चला था, तो ये आपको ध्यान रखना है। बहमनी वंश का जो शासन काल चला था वो चला था 1347 से लेकर 1500 जो है 26 तक। तो ये आपको ध्यान रखना है ये कब तक चला था, तो याद रखिएगा 1347 से लेके याद रखिएगा कब तक चला था, 1347 से लेके 1526 तक जो है ये बहमनी वंश का जो है ये चला था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे गाइस कि बहमनी वंश की जो है गाइस यहाँ पे याद रखिएगा कि इसकी जो है राजधानी कहाँ थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि बहमनी वंश की जो है राजधानी कहाँ थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बहमनी वंश की जो राजधानी थी गुलबर्गा थी, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी जो है ये कहाँ थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी राजधानी जो थी गाइस ये आप ध्यान रखिएगा गुलबर्गा थी। और अगर हम बात करें कि यहाँ की जो है राजभाषा क्या थी गाइस, तो ये भी आप लिख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें कि बहमनी साम्राज्य की जो है राजभाषा क्या थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ की जो राजभाषा थी आप ध्यान रखिएगा, ये जो राजभाषा थी ये मराठी थी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ की राजभाषा क्या थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बहमानी साम्राज्य की राजभाषा जो है ये मराठी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस नरसी ने जो है ये किस वंश की स्थापना की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नरसी ने जो है ये सालू वंश की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। नरसी ने जो है ये किस वंश की स्थापना की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। नरसी ने जो है सालू वंश की स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वासुदेव ने जो है ये किस वंश की स्थापना की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। वासुदेव जो है ये किस वंश की स्थापना की थी, तो चौहान वंश के जो संस्थापक है ये कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चौहान वंश के जो संस्थापक है ये वसुदेव है, ये आपको ध्यान रखना है। चौहान वंश के संस्थापक कौन है, तो वसुदेव जो है ये चौहान वंश के संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है। और हरियर और बुक्का की अगर बात करें तो ये किस वंश के संस्थापक है गाइस, तो याद रखिएगा हरियर और बुक्का जो है ये आपको ध्यान रखना है किस वंश के संस्थापक है, तो ये है आपके जो सभी लोगों को पता है विजयनगर साम्राज्य का जो संगम वंश का जो है गाइस, याद रखिएगा संगम वंश, ये आप सभी को पता होगा। संगम वंश के संस्थापक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। संगम वंश के संस्थापक जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये है हरियर और बुक्का, जिसकी राजधानी विजयनगर थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करते कुछ वंश और वंश के संस्थापक की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस जो सबसे इम्पोर्टेंट है, याद करें। बताइए मौर्य वंश के जो संस्थापक है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। मौर्य वंश के जो संस्थापक है ये कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मौर्य वंश के जो संस्थापक है गाइस, याद रखिएगा ये है आपके चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मौर्य वंश के संस्थापक जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, अगला आप याद रखिएगा, अगला अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है मौर्य वंश हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है चोल वंश, ठीक है। याद रखिएगा चोल वंश के संस्थापक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चोल वंश के जो संस्थापक है वो कौन है, तो याद रखिएगा विजयालय, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चोल वंश के संस्थापक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चोल वंश के जो संस्थापक है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। विजयालय जो है ये चोल वंश के संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करते हैं, अगला पॉइंट आपको याद रखना है चोल वंश हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं guys, आपका जो है याद रखना है जैसे कि राजपूत वंश, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, आपको ध्यान रखना है कि राजपूत वंश के संस्थापक जो है ये आपको ध्यान रखना है। राजपूत वंश के संस्थापक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राजपूत वंश के संस्थापक जो है ये दंती दुर्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। राजपूत वंश के संस्थापक जो है ये कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राजपूत वंश के जो संस्थापक है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है दंती दुर्ग, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दंती दुर्ग जो है ये राजपूत वंश के संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो है हम बात करेंगे इसकी राजधानी की, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मौर्य वंश की जो राजधानी थी ये कहाँ थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मौर्य वंश की जो राजधानी थी ये पाटलिपुत्र थी, ये आपको ध्यान रखना है। मौर्य वंश की राजधानी जो थी ये कहाँ थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसके बाद जो गाइस ये आपकी राजधानी है, याद रखिएगा, मैं जो बोल रही हूँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये संस्थापक हो गए, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये वंश हो गए। उसके बाद जो है मैं ऊपर लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो। तो सबसे पहले हम बता दें कि ये जो है आपका जो है कौन सा हो गया, वंश हो गया। और ये जो है बीच में जो है ये इसके संस्थापक हो गए, और ये आपकी राजधानी हो गई, ठीक है। तो याद रखिएगा मौर्य वंश के समय जो थे वो पाटलिपुत्र जो है राजधानी थी, ये आपको ध्यान रखना है। चोल वंश के समय जो है ये कहाँ थी, इसकी राजधानी तंजौर, ठीक है, आपको ध्यान रखना। चोल वंश के समय जो राजधानी थी ये तंजौर थी, आपको ध्यान रखना। और जो है राजपूत वंश के समय जो राजधानी थी ये मान्य खेत थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कहाँ थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना मान्य खेत जो है यहाँ की राजधानी थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह, ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने जो है ये निम्न में से किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धार का किला, ऑप्शन बी विजय स्तंभ, ऑप्शन सी हवा महल या ऑप्शन डी पंचमहल। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। महाराजा प्रताप सिंह जो है गाइस याद रखिएगा ये किसका निर्माण करवाया है। तो याद रखिएगा महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने जो है ये हवा महल का निर्माण करवाया, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करेंगे इस हवा महल से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसका जो है निर्माण जो है ये कब हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिएगा हवा महल का जो निर्माण है ये कब हुआ है। तो याद रखिएगा इसका निर्माण हुआ है 1799 में, ठीक है। एक एक करके सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका निर्माण जो है ये कब हुआ है। तो ये आप ध्यान रखिएगा 1799 में जो है इसका निर्माण हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे गाइस कि जो है हवा महल को जो है गाइस याद रखिएगा पैलेस ऑफ द प्रिंस भी कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हवा महल को जो है गाइस याद रखिएगा पैलेस ऑफ द प्रिंस, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। हवा महल को जो है ये क्या कहा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा पैलेस ऑफ द प्रिंस जो है ये किसे कहा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पैलेस ऑफ द प्रिंस जो है गाइस याद रखिएगा ये किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा पैलेस ऑफ द विंड्स जो कहा जाता है ये किसे कहा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पैलेस ऑफ द विंड्स, ठीक है। ये जो है हवा महल को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। विंड्स मतलब हवा, तो याद रखिएगा पैलेस ऑफ द विंड्स कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है हवा महल से जो है एक प्रश्न पूछा जाता है इनके वास्तुकार के बारे में, कि जो है अगर हम बात करें कि हवा महल का जो है गाइस याद रखिएगा वास्तुकार कौन है ये पूछा जाता है गाइस, तो याद रखिएगा हवा महल का जो वास्तुकार है ये कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हवा महल का जो वास्तुकार है ये कौन है गाइस, तो याद रखिएगा हवा महल के वास्तुकार है लाल चंद उस्ताद, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है हवा महल के जो है गाइस याद रखिएगा कौन है गाइस, तो याद रखिएगा लाल चंद उस्ताद जो है गाइस याद रखिएगा हवा महल के वास्तुकार है, ये आपको ध्यान रखना है लाल चंद उस्ताद, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है गाइस याद रखिएगा ये आपका किस राज्य में है, तो याद रखिएगा हवा महल जो है ये आपके राजस्थान में है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें हवा महल जो है ये राजस्थान के किस कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है राजस्थान के जो है ये आपका जो है जयपुर में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है राजस्थान के जयपुर में है आपका हवा महल, ये आपको ध्यान रखना है। तो हवा महल से इतना पॉइंट याद रखना है। उसके बाद गाइस अगर हम बात करते हैं गाइस पंचमहल, पंचमहल की बात करें तो पंचमहल का जो है अगर हम बात करते हैं कि इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पंचमहल का निर्माण जो है ये किसने करवाया, तो अकबर ने करवाया है, ये आपको ध्यान रखना है। मुगल बादशाह अकबर ने जो है ये पंचमहल का निर्माण करवाया, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करें कि पंचमहल का निर्माण जो है अकबर ने कब करवाया, तो 1571 में करवाया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि पंचमहल जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पंचमहल जो है ये आपका फतेहपुर सिकरी में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पंचमहल जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है फतेहपुर सिकरी में जो है पंचमहल है, जो अकबर की एक समय में राजधानी भी हुआ करती थी फतेहपुर सिकरी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फतेहपुर सिकरी में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें विजय स्तंभ का निर्माण जो है ये किसने करवाया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। विजय स्तंभ का निर्माण जो है गाइस याद रखिएगा महाराणा कुंभा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विजय स्तंभ का निर्माण जो है ये किसने करवाया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि महाराणा कुंभा ने जो है गाइस याद रखिएगा महाराणा कुंभा ने जो है गाइस याद रखिएगा ये विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं धार का किला, धार के किला का निर्माण जो है ये किसने करवाया गाइस, तो याद रखिएगा धार के किला का निर्माण जो करवाया है मोहम्मद तुगलक ने, ठीक है। तो मैं मोहम्मद शॉर्ट में लिख देती हूँ, याद रखिएगा धार के किला का निर्माण जो है ये किसने करवाया गाइस, तो याद रखिएगा मोहम्मद तुगलक ने जो है गाइस याद रखिएगा मोहम्मद तुगलक ने जो है धार के किला का निर्माण करवाया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग जो है पुस्तक के लेखक जो है ये कौन है, आपको बताना है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है शशि थरूर, ऑप्शन बी अरुंधति राय, ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड या ऑप्शन डी अरविंद अडिगा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है गाइस, तो याद रखिएगा अरुंधति राय जो है ये आपको ध्यान रखना है। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक है, और इसके लिए जो है याद रखिएगा द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग के लिए जो है याद रखिएगा बुकर प्राइज भी इन्हें मिला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि इन्हें जो है बुकर पुरस्कार जो है ये मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अरुंधति राय को।
तो अगर हम बात करते हैं कि इन्हें जो है बुकर पुरस्कार जो है ये कब मिला है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना अरुंधति राय को जो है बुकर पुरस्कार मिला था। वो मिला था, आप याद रखिएगा, मिला था 1997 में जो है गाइस, याद रखिएगा, इन्हें बुकर पुरस्कार मिला, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1997 में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे जो कि आपको याद रखना है, अरुंधति राय के जो कुछ पुस्तक के बारे में हम बात करेंगे। तो याद रखिएगा, अगर हम इनकी बात करें कौन कौन सी पुस्तक है गाइस, तो याद रखिएगा द कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है एक इनकी पुस्तक है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ये किसकी पुस्तक है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है गाइस, याद रखिएगा, ये आपके अरुंधति राय की पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं उनके एक एक पुस्तक यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये आप नोट करते हुए चलेगा। उसके बारे में बात करें तो कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा, ये जो है आपका हो गया वार इज पीस, ठीक है, आपको ध्यान रखना। वार इज पीस जो है पुस्तक के लेखक कौन है गाइस, ठीक है, आपको ध्यान रखना। वार इज पीस, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है गाइस, ठीक है, आपको ध्यान रखना। वार इज पीस जो है पुस्तक के लेखक अरुंधति राय है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद आपको याद रखना द ग्रेटर कॉमन गुड जो है ये कुछ में लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना। द ग्रेटर, ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा, द ग्रेटर कॉमन गुड, ठीक है, ये पुस्तक के लेखक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना। द ग्रेटर कॉमन, द ग्रेटर कॉमन जो है गाइस, याद रखिएगा, अगर आपको मेरा स्पेलिंग नहीं समझना है तो मैं जो बोल रही हूँ उस पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा द ग्रेटर कॉमन गुड जो है ये किसने लिखा है, तो याद रखिएगा द ग्रेटर कॉमन गुड जो है ये आपको ध्यान रखना, ये किसने लिखा है, अरुंधति रॉय ने, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं द एंड ऑफ इमेजिनेशन जो है ये किनकी पुस्तक है गाइस, तो ये भी अरुंधति रॉय की है। तो ये जितने भी मैंने पुस्तक लिखाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा द एंड ऑफ इमेजिनेशन जो है ये पुस्तक के लेखक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक के जो लेखक है ये है अरुंधति रॉय, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और याद रखिएगा इन्हें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार 1997 में मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं गाइस आपके अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी पुस्तक है, तो सबसे पहले जो है द व्हाइट टाइगर जो है ये किनकी पुस्तक है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। द व्हाइट टाइगर जो है गाइस, याद रखिएगा, ये किनकी पुस्तक है, ये है अरविंद अडिगा की, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको याद रखना है, जो है आपको याद रखना कौन सा हो गया, सिलेक्शन डे। सिलेक्शन डे जो पुस्तक के लेखक है वो कौन है, तो सिलेक्शन डे पुस्तक के जो लेखक है गाइस, याद रखिएगा ये कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक जो है गाइस, याद रखिएगा अरविंद अडिगा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें शशि थरूर की गाइस, तो शशि थरूर की पुस्तक जो है याद रखिएगा कौन सी पुस्तक हो गई, अम्बेडकर ए लाइफ जो पुस्तक के लेखक है ये कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अम्बेडकर, ठीक है, अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, शशि थरूर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया है, तो आपके ऑप्शन ए गुरु रामदास को, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह को, ऑप्शन सी गुरु अमर दास को, ऑप्शन डी गुरु अंगद को। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गुरु नानक ने जो है अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था, गुरु अंगद को नियुक्त किया था, ये आपको ध्यान रखना। और याद रखिएगा ये जो है सिखों के दूसरे गुरु थे, ये आपको ध्यान रखना। ये जो है सिखों के जो है ये आपको ध्यान रखना, ये दूसरे गुरु थे, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें सिखों के पहले गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा पहले गुरु जो थे गैस, याद रखिएगा ये गुरु नानक थे, ये आपको ध्यान रखना है। पहले गुरु कौन थे गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिखों के पहले गुरु जो थे ये गुरु नानक थे, और दूसरे गुरु जो थे गुरु अंगद थे। अगर अब हम बात करते हैं कि गुरु अंगद का जो है ये कब तक सिखों के दूसरे गुरु थे, तो याद रखिएगा सिखों के दूसरे गुरु जो थे ये 1538 से लेकर, ये आपको ध्यान रखना है, 1538 से लेकर 1552 तक जो है, याद रखिएगा 1538 से लेकर 1552 तक जो है ये सिखों के दूसरे गुरु थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है इनसे जो है एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है गुरु अंगद से, कि याद रखिएगा जो पूछा जाता है कि गुरुमुखी जो है ये किसने प्रारंभ की थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जो है गुरुमुखी जो है guys, याद रखिएगा गुरुमुखी जो है ये किसने प्रारंभ की है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। गुरुमुखी जो प्रारंभ
प्रारंभ की थी? ये किसने की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, गुरुमुखी प्रारंभ की थी। ये किसने की थी? तो सीखे कोई दूसरे गुरु गुरु अंगद ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। गुरुमुखी जो है ये किसने प्रारंभ की थी? याद रखिएगा, सिखों के दूसरे गुरु जो है गुरु अंगद। उसके बाद बात करते हैं सिखों के जो है तीसरे गुरु कौन थे गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, सिखों के तीसरे गुरु जो थे ये कौन थे? तो गुरु अमरदास जो है ये सिखों के तीसरे गुरु थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें चौथे गुरु कौन थे गाइस? तो याद रखिएगा, गुरु रामदास जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, गुरु रामदास जो है ये चौथे गुरु थे, ये आपको ध्यान रखना है। गुरु रामदास जो है गाइस, याद रखिएगा, ये सिखों के चौथे गुरु थे, ये आपको ध्यान रखना। और गुरु गोविंद सिंह जो थे, ये आपको ध्यान रखना है, गुरु गोविंद सिंह थे जो गाइस, ये देखिएगा, ये 10वें गुरु थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है 10वें गुरु थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करेंगे तो आपके जो है पहले गुरु नानक, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे गुरु रामदास और चौथे जो है ये गुरु रामदास है, और अमरदास जो है ये तीसरे हैं। चौथे हो गए, हम बात करेंगे पांचवें गुरु, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पांचवें गुरु जो है ये कौन है गाइस? तो मैं यहाँ पे सीधे 5 लिख के बता देती हूँ। तो याद रखिएगा, सिखों के जो पांचवें गुरु है वो है गुरु अर्जुन देव है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है सिखों के पांचवें गुरु जो है ये कौन है गाइस? तो याद रखिएगा, सिखों के पांचवें गुरु जो है गुरु अर्जुन देव है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें सिखों के छठे गुरु जो है ये कौन है गाइस? तो याद रखिएगा, 6वें नंबर पे जो गुरु है, यानी कि सिखों के छठे गुरु जो है ये कौन है? तो छठे गुरु जो है गाइस, याद रखिएगा, हरगोविंद है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सिखों के जो है छठे गुरु कौन है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, सिखों के छठे गुरु जो है ये आपको लिखना है हरगोविंद है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। हरगोविंद जो है गाइस, याद रखिएगा, सिखों के छठे गुरु है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें सिखों के 7वें गुरु जो है ये कौन है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, सिखों के 7वें गुरु जो है ये गुरु हर राय है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये कौन है गाइस? तो याद रखिएगा, ये जो है गुरु हर राय जो है गाइस, याद रखिएगा, ये सिखों के 7वें गुरु है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें सिखों के 8वें गुरु जो है ये कौन है गाइस? तो याद रखिएगा, सिखों के 8वें गुरु जो है ये है, आपको ध्यान रखना है, हर कृष्ण है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सिखों के 8वें गुरु जो है ये कौन है गाइस? आपको ध्यान रखना है, सिखों के 8वें गुरु जो है ये हर कृष्ण है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सिखों के 9वें गुरु जो है ये कौन से गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, सिखों के 9वें गुरु जो है ये कौन है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, गुरु तेग बहादुर जो है गाइस, याद रखिएगा, गुरु तेग बहादुर जो है ये सिखों के 9वें गुरु है, ये आपको ध्यान रखना है, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जो है गाइस, याद रखिएगा, ये सिखों के 9वें गुरु है, ये आपको ध्यान रखना। और 10वें गुरु कौन है? तो याद रखिएगा, 10वें गुरु जो है ये आपके गुरु गोविंद सिंह है, और ये जो है सबसे अंतिम गुरु है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो है गाइस, याद रखिएगा, सबसे अंतिम गुरु कौन है? तो याद रखिएगा, सबसे अंतिम गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह है, सिखों के अंतिम गुरु। और खालसा पंथ की स्थापना जो है ये किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से कि भूमि सुधार से संबंधित कौन सा अनुसूची है? तो आपको बताना है कि भूमि सुधार से संबंधित कौन सा अनुसूची है। तो आपके ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भूमि सुधार से संबंधित कौन सा अनुसूची है? तो 9वीं अनुसूची जो है ये भूमि सुधार से संबंधित है। यानी कि अगर बात करें तो पहले जो है ये कितना था, पहले जो अनुसूची था वो टोटल 8 था, ठीक है। बाद में जो है अब जो है कितना अनुसूची है गाइस? तो याद रखिएगा, अब जो है टोटल 12 अनुसूची है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि पहले जब संविधान बना था तब 8 अनुसूची थी, तो उसके बाद जो है इसे जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को। तो ये कौन सा हो गया गाइस? तो याद रखिएगा, ये जो है आपका 9वीं अनुसूची जो है गाइस, याद रखिएगा, पहला संविधान संशोधन था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची जब जोड़ी गई तो ये कौन सा था गाइस? तो याद रखिएगा, ये जो है पहला संविधान, 9वीं अनुसूची जब जोड़ी गई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पहला संविधान संशोधन था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि पहला संविधान संशोधन जो है गाइस, याद रखिएगा, ये कब हुआ था गाइस? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पहला संविधान संशोधन 1951 से था, 51 में हुआ था, जो कि भूमि सुधार से संबंधित था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची जो है ये किससे संबंधित? पांचवी अनुसूची जो है, याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति और जाति से संबंधित कौन सा अनुसूची है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है, अनुसूचित जनजाति से संबंधित, ये आपको ध्यान रखना है। अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित कौन सा अनुसूची है? अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित कौन सा अनुसूची है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित जो है ये आपका पांचवी अनुसूची
तो याद रखिएगा अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित जो है ये कौन सा अनुसूची है, और इसी अनुसूची में जो है इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुसूचित जाति और जनजाति जो है याद रखिएगा ये कौन है गाइस, तो याद रखिएगा ये है आपके 5वीं अनुसूची से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं गाइस आपके 7वीं अनुसूची की अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 7वीं अनुसूची में जो है ये आपकी क्या है गाइस, तो याद रखिएगा 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो है, फिर जो है गाइस याद रखिएगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा जो है ये किस अनुसूची में गाइस, तो याद रखिएगा केंद्र और राज्यों के बीच में जो है शक्ति का बंटवारा जो है ये किस में गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। केंद्र और राज्य के बीच में जो है शक्तियों का बंटवारा जो है ये किस में है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का बट केंद्र और राज्य के बीच, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है गलत हो गया, इसको लिख लीजिएगा। केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्ति का बंटवारा जो है ये किस अनुसूची में है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। केंद्र और राज्य के बीच में जो है गाइस रखिएगा, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा जो है ये किसमें है, तो ये है 7वीं अनुसूची में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा जो है ये किसमें है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। शक्तियों का बंटवारा जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये किसमें है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपके जो है 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची की अगर बात करें तो भाषाओं का उल्लेख जो है ये आपको ध्यान रखना है। 22 भाषाओं का उल्लेख जो है ये किसमें गए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 22 भाषाओं का उल्लेख जो है, सीधे भाषाओं का उल्लेख याद नहीं रखिएगा, याद रखिएगा 22 भाषाओं का उल्लेख जो है ये किस अनुसूची में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 22 भाषाओं का उल्लेख जो है ये 8वीं अनुसूची में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद 9वीं अनुसूची जो है ये आपके भूमि सुधार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे। तो आपके ऑप्शन ए वीणा, ऑप्शन बी पियानो, ऑप्शन सी नक्कारा या ऑप्शन डी सरोद। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एपीजे अब्दुल कलाम जो है ये वीणा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें एपीजे अब्दुल कलाम जो है guys, याद रखिएगा भारत के जो है 11वें राष्ट्रपति थे, ये आपको ध्यान रखना है। एपीजे अब्दुल कलाम जो है याद रखिएगा भारत के जो है 11वें राष्ट्रपति थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है इनका कार्यकाल भी पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा ये जो है ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि ये जो है 11वें राष्ट्रपति थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि इनका जो है कार्यकाल कब से कब तक था राष्ट्रपति के रूप में गए, तो याद रखिएगा इनका जो कार्यकाल था वो 2002 से लेकर 2007 तक था, ये आपको ध्यान रखना है। 2002 से लेके गए याद रखिएगा 2007 तक जो है गए याद रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम थे। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम से गाइस, ये आपको ध्यान रखना है इनकी जो है आत्मकथा का क्या नाम है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें एपीजे अब्दुल कलाम की जो है आत्मकथा क्या है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी जो है गाइस याद रखिएगा वो क्या है, तो याद रखिएगा ये है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है इनकी जो है ऑटोबायोग्राफी क्या थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है विंग्स ऑफ फायर जो है गाइस याद रखिएगा विंग्स ऑफ फायर जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है विंग्स ऑफ फायर। अब इनके जो है गाइस कुछ पुस्तक के बारे में बात करेंगे जो इन्होंने लिखी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कौन कौन सी है गाइस, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सबसे इम्पोर्टेंट। अगर हम बात करें कौन कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें आपको याद रखना है स्पिरिट ऑफ इंडिया जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्पिरिट ऑफ इंडिया जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है स्पिरिट ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम है स्पिरिट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट कौन सा है तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो है ये आपको याद रखना है ये कौन सा है, तो याद रखिएगा हम होंगे कामयाब जो है ये किसने लिखा है तो ये आपको ध्यान रखना है। हम होंगे कामयाब जो है ये भी अब पीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है हम होंगे कामयाब जो है ये इनकी पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अगला जो है अगला कौन सा है तो याद रखिएगा इसके बाद आपको याद रखना है जो है आपको याद रखना है फेलियर इज द बेस्ट टीचर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फेलियर इज द बेस्ट टीचर जो है ये किसने लिखा है तो ये आपको ध्यान रखना है फेलियर इज द बेस्ट टीचर जो है जो देखिएगा फेलियर इज द बेस्ट टीचर जो है ये किसने लिखा है तो ये आपको ध्यान रखना है फेलियर इज द बेस्ट टीचर जो है ये भी एपीजे अब्दुल कलाम की, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फेलियर इज द बेस्ट टीचर इनकी पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एपीजे अब्दुल कलाम की जो है कुछ प्रमुख पुस्तक है जो कि आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप
किनके द्वारा तैयार किया गया था? तो आपके ऑप्शन ए बी एन राव के द्वारा, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, या ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो है आपको याद रखना है, प्रथम प्रारूप जो है ये किनके द्वारा तैयार किया गया था? ये आपको ध्यान रखना है भीमराव अंबेडकर के, सॉरी बी एन राव के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किनके द्वारा? बी एन राव के द्वारा जो है प्रथम प्रारूप तैयार किया गया। और याद रखिएगा ये प्रथम प्रारूप जो है ये कब तैयार किया गया था? तो 1947 में जो है इसे तैयार किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस प्रथम प्रारूप में जो है गाइस याद रखिएगा 240 जो है गाइस याद रखिएगा, इसमें जो है आपको याद रखना है 240 जो है क्या था गाइस, तो याद रखिएगा 240 जो है ये आर्टिकल था, यानी कि 240 जो है ये अनुच्छेद था, ये आपको ध्यान रखना है। 240 जो है ये अनुच्छेद था, और जो है गाइस याद रखिएगा 13 जो है गाइस याद रखिएगा 13 जो है अनुसूची थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाद में जो है इसका जो है प्रथम प्रारूप जो है गाइस याद रखिएगा 13 अनुसूची थी, आपको ध्यान रखना है। तो इसी प्रारूप को जो है सही से इस पे विश्लेषण करने के लिए जो है याद रखिएगा, सही से इस पे विश्लेषण करने के लिए जो है इसमें जो है इसके जो है विश्लेषण के लिए जो है ये जो प्रथम प्रारूप जो तैयार हुआ था, तो इसके जो है बात करते हैं गाइस कि इसके जो है विश्लेषण के लिए जो है गाइस याद रखिएगा एक जो है समिति बैठी थी गाइस याद रखिएगा इसके विश्लेषण के लिए, ठीक है। बी एन राव ने जो है गाइस याद रखिएगा इस जो है ये तैयार किया था, और इसी के विश्लेषण के लिए जो है एक समिति बैठी थी, जिसका नाम था कौन सी समिति? तो याद रखिएगा विश्लेषण के लिए कौन सी समिति बैठी थी? प्रारूप समिति, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। विश्लेषण के लिए कौन सी समिति बैठी थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, विश्लेषण के लिए जो है प्रारूप समिति बैठी थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के विश्लेषण के लिए कौन सी समिति? तो याद रखिएगा इसी के विश्लेषण के लिए जो है प्रारूप समिति, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसी के विश्लेषण के लिए जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें जो है गाइस याद रखिएगा जो ये प्रारूप समिति गठन किए गए थे, जिसमें से आपको याद रखना है कि जो है बी एन राव जो है ये संवैधानिक सलाहकार थे, ये आपको ध्यान रखना है। राजेंद्र प्रसाद जो है ये आपके स्थायी अध्यक्ष थे, और सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष थे, और भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जब है ये जो है सबसे पहले जो है प्रारूप किसने तैयार किया था? बी एन राव ने 1947 में, जिसमें 200 अनुच्छेद 240 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी, और इसी के विश्लेषण के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो प्रारूप समिति का जो है ऐसा देखिएगा, प्रारूप समिति का जो है ऐसा देखिएगा, इसी के विश्लेषण के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना याद रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो आपके ऑप्शन है 2002 में, ऑप्शन बी 1961 में, ऑप्शन बी 1985 में, या ऑप्शन डी 1991 में। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे गाइस तो याद रखिएगा इसमें जो है आपसे पूछा जा रहा है कि ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत जो है ये कब हुई थी? तो याद रखिएगा ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत जो है ये 2002 में हुई थी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ध्यानचंद पुरस्कार की अगर हम बात करें गाइस तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें जो है इनामी राशि कितनी होती है गाइस? तो याद रखिएगा ध्यानचंद पुरस्कार में जो है इनामी राशि जो है ये कितनी होती है? 15 लाख रुपए होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इनामी राशि जो है ये कितना होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, इनामी राशि जो है ये 15 लाख है, ये आपको ध्यान रखना है। कितना है इसका इनामी राशि? तो याद रखिएगा इसका इनामी जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है 15 लाख रुपए है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है गाइस आपको याद रखना है कि एक जो है आपका कौन सा है? तो एक है ध्यानचंद पुरस्कार, और एक है ये आपको याद ध्यान रखना है एक जो है आपका कौन सा है गाइस? तो याद रखिएगा एक जो है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक जो है आपका कौन सा है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। एक जो है आपका जो है ये कौन सा है गाइस? तो ये आप देखिएगा एक है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है एक आपका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा ध्यानचंद पुरस्कार अलग है, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये अलग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसके बारे में कुछ समझते हैं guys। तो इसकी जो है अगर हम बात करें कि जो है जब इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा ये जो है इसका जो है याद रखिएगा पहले जो है इसका नाम क्या था? तो अगर हम बात करें पहले जो नाम था ये क्या था, तो मैं इसे एकदम क्लियरली लिख रही हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहले जो इसका नाम था गाइस याद रखिएगा वो क्या था, ठीक है। यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का पहले जो नाम था वो क्या था? तो याद रखिएगा पहले जो नाम था वो था आपका
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है, पहले जो नाम था ये क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले जो नाम था ये आपको ध्यान रखना है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, ये आपको ध्यान रखना है। पहले क्या नाम था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है पहले था, उसको जो है चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये पहले था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसे जो है गाइस याद रखिएगा, चेंज करके जो है क्या रखा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा गाइस, ये जो है इसको याद रखिएगा कि इसकी जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत जो है ये कब हुई थी गाइस, तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत जो है 1991 से लेकर 1991 से लेकर जो है गाइस याद रखिएगा 1992 के बीच जो है इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1991 से लेकर 1992 के बीच में जो है गाइस याद रखिएगा इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन जो है उसके बाद जो है इसे चेंज कर दिया गया, और चेंज करके जो है गाइस याद रखिएगा राजीव गांधी को चेंज करके जो है ये क्या रख दिया गया, तो याद रखिएगा राजीव गांधी को चेंज करके जो है ये क्या रख दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया। और इसको जो है चेंज कब किया गया, तो ये भी याद रखिएगा, इसको जो चेंज किया गया गाइस ये आपको ध्यान रखना है। 2021 में जो है इसे चेंज कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2021 में चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। तो होपफुली मैं आपको इसके सही से समझा पाई होंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर हम बात करते हैं 1961 में, 1961 में यानी 1961 में जो है किस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, तो याद रखिएगा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है ये कब हुई है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कब हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 में हुई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1985, 1985 याद रखिएगा, इसमें जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो है ये कब हुई है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये जो है ये द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, तो 1985 में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा पहले नाम जो था ये था आपका जो है ये था राजीव गांधी, और इसे आप लिख लीजिएगा बाद में, ठीक है। बाद में जो है इसका नाम क्या पड़ा था, तो बाद में याद रख लीजिएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाइट्रेट के रूप में, ऑप्शन बी एमाइड्रेट के रूप में, ऑप्शन सी अमोनिकल के रूप में, ऑप्शन डी नाइट्राइट के रूप में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो है यूरिया जो है ये किस रूप में पाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है एमाइड्रोट के में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है याद रखिएगा एमाइडेट के रूप में जो पाया जाता है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लगभग कितना प्रतिशत जो है नाइट्रोजन पाया जाता है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूरिया में लगभग नाइट्रोजन जो है ये कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो याद रखिएगा 46 पॉइंट जो है गाइस याद रखिएगा 46.7% जो है यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें यूरिया का जो है रासायनिक सूत्र, मैं यहाँ पे जो है सही से लिख देती हूँ, अगर याद रखिएगा। अगर हम बात करें गैस की आपको ध्यान रखना है यूरिया का रासायनिक सूत्र जो है ये कितना होता है गैस, तो ये क्या होता है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूरिया का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, क्योंकि जो है रासायनिक फॉर्मूला जो है बहुत पूछता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अगर हम बात करें कि यूरिया का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूरिया का रासायनिक सूत्र जो लिखा रही है उसे ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा। तो CO, उसके बाद आपका जो है ब्रैकेट ऑन, उसके बाद आपको याद रखना है NH2, ठीक है, CONH2, उसके बाद जो है ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद आपको याद रखना है 2, ठीक है। तो ये है यूरिया का रासायनिक फॉर्मूला, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी को संस्थापित किसने किया था, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक तथा महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन सी सरदार पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद ने, या ऑप्शन डी CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। तो बताइए कि जो है स्वराज पार्टी के जो संस्थापित है वो कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा CR दास और मोतीलाल नेहरू जो है ये स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है। और इन दोनों ने जो है इसकी स्थापना की अगर हम बात करें कि इसकी जो है स्थापना जो है स्वराज पार्टी की जो है स्थापना कब की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 1923 में की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किस भारतीय राज्य में वेवनाड झील स्थित है। तो आपको बताना है कि वेवनाड झील स्थित जो है ये किस भारतीय राज्य में है। तो आपके ऑप्शन है केरल में, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, या ऑप्शन डी राजस्थान में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किस भारतीय राज्य में जो है गाइस रखिएगा तो ये आपके केरल में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गाइस ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे लंबी झील जो है ये कौन है। तो भारत की सबसे लंबी झील जो है ये आपको ध्यान रखना है वेवनाड झील जो है गाइस याद रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो ये आपको ध्यान रखना है भारत की सबसे लंबी झील जो है ये कौन सी है। तो ये आपको ध्यान रखना है भारत की सबसे लंबी झील जो है गाइस याद रखिएगा, लंबी झील जो है ये कौन है। तो वेवनाड झील है, ये भारत की सबसे लंबी लंबी झील है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है जो कि केरल में है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर से आपको क्या याद रखना है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर में जो है कौन सी झील है। तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है मीठे पानी की झील जो है ये कहाँ है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है मीठे पानी की झील जो है ये कहाँ है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है मीठे पानी की झील जो है ये कौन सी कहाँ है गाइस। तो जम्मू कश्मीर में, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें कि मीठे पानी की झील जो है ये कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मीठे पानी की जो झील है गाइस ये आपको ध्यान रखना है ये कौन सी है। तो ये आपको ध्यान रखना है ऊलर झील। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो कि जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये मीठे पानी की झील है जो कि है ऊलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो है आपको याद रखना है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा से आपको क्या याद रखना है गाइस। तो उड़ीसा की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसमें जो है आपके खारे पानी की झील जो है ये कहाँ है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है यानी कि खारे पानी की झील। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें खारे पानी की झील जो है ये कहाँ है। तो ये आपको ध्यान रखना है खारे पानी की झील जो है ये आपको ध्यान रखना है खारे पानी की झील जो है ये कहाँ है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है खारे पानी की झील जो है ये आपके उड़ीसा में है। और याद रखिएगा खारे पानी की झील जो है ये आपकी कौन सी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है आपके खारे पानी की झील जो है चिल्का झील। ठीक है, इसे जो है ये आपको याद रखना है रामसर साइट में भी शामिल किया गया था 1981 में। ठीक है, चिल्का झील है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपका जो है राजस्थान, राजस्थान में आपका कौन सा जिला है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है राजस्थान की अगर बात करें तो याद रखिएगा आपका जो है सबसे बड़ी अंतरस्थलीय झील। ठीक है, आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ी अंतरस्थलीय झील जो है ये कहाँ है। तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ी अंतरस्थलीय झील जो है ये कहाँ है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ी अंतरस्थलीय झील जो है ये आपको ध्यान रखना है अंतरस्थलीय जो है ये कहाँ है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है ये आपके राजस्थान में है। अगर हम बात करें सबसे बड़े अंतरस्थलीय झील जो है ये कौन सी है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ी अंतरस्थलीय झील जो है ये आपका कौन सा है। तो याद रखिएगा ये है आपका सांभर झील। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कौन सा झील है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है सांभर झील, जो कि राजस्थान में है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश इनमें से कौन सा दर्रा स्थित नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित नहीं है। तो लिपुलेख दर्रा स्थित नहीं है, या ऑप्शन सी बी बारालाचा दर्रा नहीं है, या ऑप्शन सी रोहतांग नहीं है, या ऑप्शन डी सिप्पिला नहीं है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लिपुलेख दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें लिपुलेख दर्रा जो है ये आपका कहाँ है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है लिपुलेख दर्रा जो है ये आपके उत्तराखंड में है, ये आपको ध्यान रखना है। लिपुलेख दर्रा जो है ये आपका कहाँ है गाइस। तो याद रखिएगा उत्तराखंड में। बारालाचा दर्रा की अगर बात करें तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना। और याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है गाइस। तो याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बारालाचा दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है। तो याद रखिएगा बारालाचा दर्रा जो है ये आपको ध्यान रखना है ये किसको जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश को जो है ये किसे जोड़ता है गाइस। तो हिमाचल प्रदेश को जो है ये लद्दाख से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से कौन सा दर्रा जोड़ता है, बारालाचा दर्रा जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है लद्दाख से। उसके बाद अगर हम रोहतांग दर्रा की बात करें गाइस तो यहाँ पे आपको याद रखना है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है गाइस। तो याद रखिएगा रोहतांग दर्रा जो है यहाँ पे आपको याद रखना है ये जो है आपको एक पॉइंट याद रखना है अटल सुरंग। अटल सुरंग जो है ये कहाँ पे है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है अटल सुरंग जो है गाइस याद रखिएगा ये कहाँ पे है। तो रोहतांग दर्रा के पास ही आपका जो है अटल सुरंग है, ये आपको ध्यान रखना है। अटल सुरंग जो है
यही स्थित है, यानी कि रोहतांग दर्रा के पास ही आपको ध्यान रखना है। रोहतांग दर्रा में जो स्थित है, ये कौन सा है? तो अटल सुरंग यही स्थित है। मैं यहाँ पे पूरा क्लियरली लिख दूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद अगर हम सिपकिला दर्रा की बात करें, तो सिपकिला दर्रा जो है guys, याद रखिएगा, ये जो है ये किसको जोड़ता है? तो ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिपकिला दर्रा जो है guys, याद रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है guys? तो ये हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पूछता है कि कौन किसको जोड़ता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हिमाचल को जो है ये तिब्बत से जो है guys, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 47, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित जो है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है guys, यहाँ पे हम बात करेंगे आपका अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 जो है ये किससे संबंधित है? तो कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग कार्य करेगी। ये जो है ये किसमें guys? तो यहाँ पे जो है लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया था। तो आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें guys, ये आपको ध्यान रखना है। कार्यपालिका, ये आपको ध्यान रखना है। कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है guys, याद रखिएगा। कार्यपालिका और जो है guys, याद रखिएगा, कार्यपालिका और जो है आपकी न्यायपालिका जो है guys, याद रखिएगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है guys, याद रखिएगा। याद रखिएगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है दोनों जो है guys, याद रखिएगा, दोनों जो है अलग अलग कार्य करेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा, अलग अलग कार्य करेगी, ये आर्टिकल 50 में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अलग अलग कार्य करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया, तो याद रखिएगा, कार्य करेंगे या कार्य करेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है अगला पॉइंट आपका कौन सा है इसका? अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में जो है ये क्या कहा गया है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 48 जो है ये आपके कृषि और पशुपालन का संगठन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 48 में क्या आएगा? तो ये आपको ध्यान रखना है, कृषि और पशुपालन का संगठन जो है ये किसमें आएगा? तो ये आपको ध्यान रखना है, कृषि और पशुपालन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कृषि और पशुपालन का संगठन जो है गाइस, ये किसमें है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, कृषि और पशुपालन का संगठन जो है गाइस, याद रखिएगा, ये किसमें है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके अनुच्छेद 48 में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर अनुच्छेद 47 की बात करें, तो अनुच्छेद 47 में जो है ये क्या है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 47 में जो है लोक स्वास्थ्य का सुधार जो है ये किसमें गए? तो ये भी आप लिख लीजिएगा, लोक स्वास्थ्य का सुधार जो है ये किसमें गए? तो ये आपको ध्यान रखना है। लोक स्वास्थ्य का सुधार जो है ये अनुच्छेद 47 में है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। लोक स्वास्थ्य का सुधार से संबंधित कौन सा आर्टिकल है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है। लोक स्वास्थ्य का गए, ये देखिएगा, लोक स्वास्थ्य का जो सुधार से संबंधित है ये कौन सा है? ये आपका अनुच्छेद 47 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है, जो आपका जो है आरआरबी एनटीपीसी यानी कि रेलवे एनटीपीसी का जो आज का जो सेट है, सेट जो है आपका 68 जो था, जो मैं स्टार्टिंग में भी बताई हूँ, रेलवे एनटीपीसी सेट 68 जो है यही कंप्लीट होता है गाइस। आपको यहाँ से थोड़ा सा भी अगर हेल्प मिला है गाइस, अगर थोड़ा सा भी चीजें आपको समझ में आई है, अगर मैं हेल्प कर पाई हूँ, तो प्लीज गाइस, प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।